देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं रूस यूक्रेन संघर्ष की। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के केमिकल वेपन वाले बयान पर रूस ने जवाब दिया है। रूस की शैतान वाली छवि बनाने की कोशिश हो रही है, ये कहना है रूस का। रूस ने राजदूत ने यूएनएससी में प्रतिक्रिया साझा की है और अमेरिका पर निशाना साधा है। कहा कि अमेरिका रूस की छवि शैतान वाली बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएनएससी में रूस के राजदूत ने अमेरिका को घेरा है और दूसरी वॉर ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। 17वें दिन का संघर्ष और फूड स्टोरेज को तबाह कर दिया है यूक्रेन में रूस ने। रूस यूक्रेन संघर्ष का यह 17वां दिन है। रॉकेट हमले से फूड स्टोरेज को तबाह किए जाने की खबर सामने आई है। कीव के पास ब्रोवरी में रूस ने बड़ा हमला किया। इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। कीव के पास ब्रोवरी में बड़े हमले के साथ ही जहां फूड स्टोरेज को तबाह कर दिया गया है, वहीं यूक्रेन के शरणार्थियों से पोलैंड के 2 शहर भर गए हैं। वॉर्सा में करीब 2 लाख और क्राकोव में 1 लाख यूक्रेनी शरणार्थी पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वॉर्सा और क्राकोव में यूक्रेनी शरणार्थी लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कीव पर कब्जे के लिए पहले उत्तर में इरपिन शहर जंग का मैदान बना हुआ था और यूक्रेन के शहर खार्किव में भी भीषण बमबारी हो रही है। रूस ने खार्किव के बाहरी इलाकों में बम बरसाए हैं, जिसके बाद बमबारी से तबाह होते इमारतें नजर आई है। रूस यूक्रेन को घुटने पर लाने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। रूस ने आज जहां फूड स्टोरेज को तबाह कर दिया है, वहीं पुतिन की कोशिश है कि नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए जेलेंस्की को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाए और इसके लिए रणनीतिक हमले हो रहे हैं। तो इस विषय पर ताजा जानकारी और जो स्थितियां बन रही है उस पर बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। काफी समय आपने हमें दिया है। हम आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कब्जे में लिया रूस की सेना ने, उसके बाद फिर बिजली संयंत्रों को ध्वस्त किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ध्वस्त किया और अब स्टोरेज यूनिट जो था सबसे बड़ा वो फूड का, उसे भी तबाह कर दिया गया है। पूरी तरह से रणनीतिक हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर। किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जो इनिशियल उनका एम था वो तो उन्हें अचीव नहीं कर सके। उनको साफ तौर पे नजर आता था कि पिछले 3-4 दिन के अंदर ही वो यूक्रेन के घुटने टिका देंगे, बाकी फौज जो है सरेंडर कर देगी और सत्ता परिवर्तन हो सकेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन की तरफ से जो रेजिस्टेंस मिला उनको, वो अद्भुत है और वास्तव में उसकी वजह से रशिया जो है अपने इनिशियल वॉर एम्स को नहीं अचीव कर सका। अभी वो हर हालत में कोशिश कर रहा है कि उनके मनोबल को बर्बाद किया जाए, क्योंकि जब तक उनके स्पिरिट और मनोबल कायम रहेगा, किसी भी हालत में रशिया जो अपने आप को यूक्रेन में स्थापित नहीं कर पाएगा और अपने वॉर एम्स को नहीं अचीव कर सकेगा। उसके लिए पहले उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पानी का और बिजली का साधन जो है उनको बर्बाद किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। 5 में से 3 के ऊपर हमले कर चुके हैं, 2 के ऊपर और रह गए। और अभी जो फूड प्रोडक्शन जो है और फूड स्टोरेज डिपोजिट है, उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है, ताकि वहां के लोगों के पास ना तो पानी हो, ना बिजली हो, ना खाना हो। तो उससे लगता है कि उनका मनोबल गिर जाएगा और वो सरेंडर कर देंगे। उनके प्रेसिडेंट जो है साफ तौर पे कह रहे हैं, उनके जितने भी मेयर्स हैं साफ तौर पे कह रहे हैं किसी भी हालत में हम मर मिटेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। रूस को काफी से ज्यादा सेटबैक हो चुका है। पुतिन ने साफ तौर पे मिडिल ईस्ट देशों से कहा है कि मेरे को वॉलंटियर भेजिए, और वॉलंटियर भाड़े के सैनिक, क्योंकि उनके अपने सैनिक जो है काफी से ज्यादा उसमें रिक्रूट थे, काफी से ज्यादा किसी को किसी प्रकार का तजर्बा नहीं थे, ट्रेनिंग में थे, उनको भेजा और रूस की काफी से बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हुई है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें। अगर आप देखो कई दिनों से वो कीव को घेराबंदी किया हुआ है, लेकिन कीव के अंदर जाने से अभी भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कीव के अंदर गए तो हर घर में, हर सड़क में, हर चौराहे में उनको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे में उनको स्टार्व आउट करना चाहते हैं और बिजली, पानी और खाद्यान्न और हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी सेंटर, इन सब को बर्बाद कर रहे हैं। ये इनह्यूमन है, ये ह्यूमन क्राइसिस ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर है।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बारी खबरें आई हैं कि जी। बहुत बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हो रही हैं और उनको मास ग्रेव के अंदर, एक कॉमन ग्रेव के अंदर दफनाया जा रहा है। ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कितना बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी और ह्यूमन क्राइसिस वहां हो रहा है, और उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की वो सक्सेस नहीं मिली रूस को जो चाहता है, क्योंकि रूस ने बहुत सारे शहरों पर हमले किए। अगर वो सारी ताकत 3 या 4 शहरों पे लगाता तो शायद उसको बड़ी सक्सेस मिलती, लेकिन उसने 20-25 शहरों को कंकरेंटली हमला किया है। नॉर्थ वेस्ट में, ईस्टर्न यूक्रेन में, सदर्न यूक्रेन में, सेंट्रल यूक्रेन में, आप नेम इट, और सारी जगह हमला करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उसको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही। जी, एक चीज समझना चाहेंगे, ये रूस की मजबूरी है या रूस की जिद है कि अब वो कदम पीछे नहीं हटा सकता है और जेलेंस्की को घुटने पर ही लाया जाएगा, क्योंकि इतना लंबा खींच रहा है। और जेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि नाटो से सहयोग नहीं मिला तो अब हम नाटो में इंटरेस्टेड नहीं है, नाटो की ओर हम नहीं जा रहे हैं। तो जो एक प्रमुख चिंता रूस की थी कि यूक्रेन नाटो के साथ जाएगा और अमेरिका के सहयोगी देशों की सेना नाटो के बहाने रूस की सीमा पर पहुंच जाएगी, तो ये एक बड़ी जो परेशानी थी रूस की वो तो खत्म होती दिख रही है। फिर अब ये क्या है, मजबूरी है कि अब कदम पीछे नहीं खींच सकते? एब्सोल्यूट एंड टोटल मजबूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो उनका कम से कम $1 बिलियन से ज्यादा खर्चा रोज हो रहा है। हजारों की तादाद में रशियन सैनिक मारे जा चुके हैं, उनके 1000 से ज्यादा बख्तर गाड़ियां और टैंक बर्बाद हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर बर्बाद हो चुके हैं, हवाई जहाज बर्बाद हो चुके हैं। पुतिन अपने देशवासियों को क्या बताएंगे किस लिए ये युद्ध किया और इस युद्ध से अचीव क्या किया? क्योंकि अगर युद्ध से जो उनके मुख्य एम थे वो तो अचीव कर नहीं पाए। उनके मुख्य एम थे कि उनकी फौज को सरेंडर किया जाए, उस फौज को डिसआर्म किया जाए, डीनाजिफिकेशन की जाए और सत्ता परिवर्तन किया जाए। इसमें से चारों में से एक भी एम उन्होंने हासिल नहीं कर पाए। फिर उनकी कोशिश है कि यूक्रेन के घुटने टुका दिए जाए, इतनी बुरी तरह से मारे, उसमें भी सफलता नहीं मिल रही। जो रिफ्यूजीज चले गए थे छोड़कर, तकरीबन 2-2.5 मिलियन, वो भी अपने परिवारों को छोड़ के वापस आ रहे हैं। औरतें भी वापस आ रही हैं अपने देश की आबरू और अपने देश की एकता के लड़ने के लिए। ऐसी स्पिरिट हो, ऐसा मनोबल हो और ऐसा मोटिवेशन और मोरल हो, तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में रशिया जो है आसानी से अपने एम्स को, जो मोटिफाइड एम्स उनको अचीव कर सकेगा। पीके सहगल जी, ऐसे में एक सवाल ये और उठता है कि अगर मान लीजिए चलिए रूस की जिद ही है और रूस की मजबूरी भी है कि वो कदम पीछे नहीं खींच सकते, तो रूस इतनी क्षमता रखता है कि वो 24 घंटे में एक पूरे देश को तबाह कर दे, फिर यहां समस्या क्या आ रही है, ये भी समझना चाहेंगे। देखो, वास्तव में रशिया में काबिलियत है कि पूरे शहरों को तबाह कर दे, और वही तबाही कर रहा है। लेकिन उस तबाही के बावजूद भी वहां के लोग जो है किसी भी हालत में अपने घुटने टेकने नहीं चाहते। आप देखो, इसी माफिक अमेरिका ने वियतनाम को तबाह किया था, लेकिन वियतनाम ने अपने घुटने नहीं टेके थे और 1979 में अमेरिका की हार हुई। उससे पहले 74 या 75 में बैटल ऑफ दien Bien Phu में फ्रांस की हार हुई, एक छोटे से देश। इराक के अंदर अमेरिका अपनी इज्जत बचा के भागा। अभी अमेरिका कैसे भागा अफगानिस्तान से आप जानते हैं। सोवियत यूनियन टूटा अफगानिस्तान में अपनी जिद की वजह से। जहां भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है रशिया का, बड़े पैमाने पर जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी है और लगी जा रही है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रशिया के नागरिकों के लिए, उसमें काफी ज्यादा मुश्किलें आनी शुरू हो गई है। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है पुतिन के माध्यम से कि और भयंकर हमले करें। हर दिन जो है हमले और भयंकर होते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अब तक उसको सफलता ना मिली है और ना ही मिलने का, मुझे नहीं लगता उसको कोई साफ तौर पर नजर आ रही है। उसकी आशा है जी, लेकिन फिर भी उसको लगता है इतनी बुरी तरह से मारो कि वो घुटने टिका दे, असंभव है। बहुत नेटो ने साफ तौर पे कह दिया किसी भी अपने सैनिकों को नहीं उतारेंगे, क्योंकि रशिया और अमेरिका के सैनिक भिड़ गए या रशिया और नेटो के सैनिक भिड़े, उनके हवाई जहाज भिड़े, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर निश्चित है जो वो नहीं चाहते। वो बड़े पैमाने पर जो है उनको एयर डिफेंस मिसाइल दे रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल दे रहे हैं, और जो टर्की उनको ड्रोन दे रहा है, वो ड्रोन बड़े पैमाने पर अभी रशियन फोर्सेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अगर अभी तो कीव से 2 से 3 किलोमीटर बाहर है पिछले 3 दिन से, वहां भी देखो तो उनके कई टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां, कई कॉन्वॉय जो है लॉजिस्टिक कॉन्वॉय, उनको बर्बाद कर दिया गया है। रशिया की लीडरशिप पुअर नजर आ रही है, उनकी मैनेजमेंट ऑफ वॉर जो है पुअर नजर आ रही है, उनकी स्ट्रेटेजी जो है गलत नजर आ रही है।
बार बार स्ट्रेटेजी चेंज किया जाता है, वो तो ठीक है, स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करो, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो जो तजुर्बा है वो जो सही है। तो बहुत बड़े सालों से रशिया ने किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी जी। बिल्कुल उसी माफी जैसे चीन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और चीन भी अगर भिड़ता है हमारे साथ में या ताइवान के साथ में, उसका आउटकम वही होगा। बिल्कुल। पीके सहगल जी, एक और चीज, रूस की तरफ से तो हमने बात कर ली, यूक्रेन की तरफ से अगर थोड़ी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें तो ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अगर किसी पर हमला करता है तो पहला कदम यही होता है कि आप रिटेलिएट करें। आप भले ही आप कितने कमजोर हों, लेकिन आप हमले को रोकेंगे और उस पर प्रति हमला जरूर करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है, और यूक्रेन वही कर रहा है। लेकिन फिर यूक्रेन के पास भी समस्या यह है कि नाटो जिससे उम्मीद थी वो साथ नहीं आया, अमेरिका जिससे उम्मीद थी वो सिर्फ जुबानी सहयोग कर रहा है, किसी तरह की और कोई मदद, मतलब जो सामने दिख रहा हो वो नहीं हो रहा है, अन्य देश भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। फिर यूक्रेन क्यों जिद ठाने है कि नहीं मुझे लड़ना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए, बैठकर बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है अभी तक। देखो, हिंदुस्तान का, इजराइल का, टर्की का बड़ी कोशिश है कि पुतिन जी को समझाया जाए कि हर मसले का हल जो है बातचीत है जी। आपको हर हालत में युद्ध को रोकना पड़ेगा और बातचीत के माध्यम से कोई सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो रशिया ने कंडीशन लगाई है वो कंडीशन जो है किसी भी हालत में यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार है। वो कंडीशन उनकी है, पहले के जो क्रीमिया है यूक्रेन उसको एक्सेप्ट करने की परमानेंट हिस्सा रहेगा रशिया का। दूसरा कंडीशन है कि वो न्यूट्रल कंट्री रहे, वो न्यूट्रल के लिए तो हामी भर दी है। इस तरह की उनकी फौज जो है डिसआर्म करे, वो डिसआर्म के लिए तैयार नहीं है। और चौथा की जो डॉनबास का एरिया है उस इलाके को वो एक्सेप्ट करने की वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, वो कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे और रशिया को क्रीमिया को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में देयर इज नो मीटिंग पॉइंट। 4 बारी उनकी बातचीत हो चुकी है, दोनों की तरफ से बड़ी टफ पोजीशन है। हमारी भी 15 बारी बातचीत हुई है लेकिन आउटकम नहीं हुआ। तो ये जो इनिशियल नेगोशिएटिंग पोजीशन है काफी ज्यादा, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज की संभावना नजर नहीं आ रही। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन को शुरू से ही, दिसंबर से ही, लड़ाई तो शुरू हुई है 24 फरवरी को, दिसंबर से ही अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया था मॉरल सपोर्ट देंगे लेकिन हम अपने सैनिकों को नहीं उतारेंगे। लेकिन जो नेटो में ऑलरेडी शामिल देश है उसकी हर इंच के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसी माफी यूरोपियन यूनियन ने भी और नेटो ने भी कह दिया था हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, मटेरियल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, और आपको ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। इसलिए अगर यूक्रेन को उसके बाद भी लगता था कि वो नेटो का हिस्सा ना भी होने के, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना भी होने के, दूसरे देश अंदर आएंगे मदद के लिए, वो उनकी सोच गलत थी। वो हर प्रकार की मदद दे रहे हैं सिवाय अपने सैनिकों को नहीं भेज रहे। और जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से रूस के हमले हो रहे हैं चुनिंदा स्थानों पर और महत्वपूर्ण ठिकानों पर, क्या लगता है कि अब जब परेशानी जनता की बढ़ेगी तो वो प्रयास करेगी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि ये संघर्ष थमे? रशिया को साफ तौर पर लगता है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दें, उनके जिंदा रहने के जो साधन है उनको बर्बाद कर दिए, हॉस्पिटल बर्बाद कर रहे हैं, मैटरनिटी वार्ड्स को बर्बाद किया जा रहा है, पानी के साधन को, बिजली के साधन को, खाद्यान्न के, तो लोग जो है अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे। रिजल्ट उल्टा हो रहा है जी। लोग जो है सरकार को कह रहे हैं किसी हालत में भी आपके घुटने नहीं लगाने, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहां का हर लड़का हर लड़की जो है जो एबल बॉडीड है सारे के सारे जो हथियार उठा लिए। यहाँ तक कि जो मिस यूक्रेन थी वो भी AK-47 के साथ दिख रही है। उनके जो बड़े बड़े टेनिस प्लेयर थे वो भी टेनिस सर्किट छोड़ के वापस आ गए। जो फैमिलीज गई हैं उनके 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 जो मर्द लोग हैं अलविदा बोल रहे हैं अपने फैमिलीज को और कह रहे हैं कि भगवान ने चाहा तो हमारी मुलाकात दोबारा होगी। वापस जा रहे हैं पोलैंड में, वापस जा रहे हैं यूक्रेन में अपने देश की आबरू के लिए। ऐसे में रशिया की जो कोशिश है वो विफल होती जा रही है। लेकिन लोग भाग भी तो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पड़ोसी देशों तक पहुंच गए हैं और पड़ोसी देशों के लिए भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में अब आगे जो यूक्रेन छोड़कर जाना चाहेंगे उन्हें और भी परेशानी होगी। तो ये एक तरफ पलायन है, दूसरी तरफ लोग डटे खड़े हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियां बन रही है।
देखो, जब सीरिया से रिफ्यूजीज गए थे या मिडिल ईस्ट से रिफ्यूजी गए थे, इराक से या यमन से, उनको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था आसानी से, क्योंकि सारे समझते थे वो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक यूक्रेन से रिफ्यूजीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बड़े पैमाने पर उनको वेलकम कर रही हैं, उनके लिए हर प्रकार के बंदोबस्त कर रहे हैं। जहां तक कि यूके भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो दो सब लोग कह रहे हैं और रेसिज्म में बिलीव कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिलीव कर रहे। अब देखो किस माफी को उनको पोलैंड में रिसीव किया जा रहा है, उनको खाना वाना दिया जा रहा है, उनके लिए बड़े बड़े सिटीज, तंबुओं की सिटीज बनाई जा रही है। तो उनको साफ तौर पर नजर आता है कि वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वापस चले जाएंगे। उनको 2 साल के लिए कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है। यूरोप यूनियन में अब 2 साल तक आराम से रहिए, लेकिन हम चाहे 2 साल के बाद में आप अपने देश में वापस जाएं। उनको पक्का यकीन है कि वो 2 साल के बाद अपने देश में वापस जाना चाहेंगे। सारों की सारी कोशिश होती है कि अगर युद्ध खत्म हो जाए और माहौल ठीक हो जाए तो वापस अपने घरों में जाए, अपने देश में। तो कब तक खत्म होता देख पा रहे हैं आप पीके सहगल जी? क्या नतीजा इसका निकलेगा और कब तक नतीजा निकलेगा? जो मौजूदा हालात हैं उसके अनुसार क्या अनुमान किया जाए? देखो, ये युद्ध कब खत्म होता है सिवाय पुतिन के और भगवान को इस समय किसी और को नहीं पता जी। हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि 3-4 चीजें हैं जिससे युद्ध खत्म हो सकता है। एक कंडीशन है कि किसी वजह से यूक्रेन घुटने टेक दे और उसका मनोबल गिर जाए जी, जो असंभव लग रहा है। दूसरा, किसी वजह से, जैसे हिटलर के खिलाफ बड़े कोशिश हुई थी कि हिटलर को हटा दिया जाए, हिटलर को मार दिया जाए, इसी माफिक अगर कोई कोशिश होती है पुतिन के खिलाफ और पुतिन किसी वजह से चले जाते हैं तो युद्ध रुक सकता है। तीसरा, अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे, अभी इंडिया इंडिविजुअली बात कर रहा है, रशिया से हम मीडिएट करने के लिए जा रहे हैं, इजराइल इंडिविजुअली बात कर रहा है, फ्रांस इंडिविजुअली बात कर रहा है, टर्की इंडिविजुअली बात कर रहा है। अभी चारों देश इकट्ठे होकर रशिया को साफ तौर पर कन्विंस करें कि ना तो उनके हित में ना यूक्रेन के जी। तो फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू कि हम यूक्रेन को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे, लेकिन पहले आप सीज फायर कीजिए, युद्ध रोकिए। तो हो सकता है जब रशिया को साफ तौर पर नजर आए तो जीत तो संभव है, वो शायद जी। बिल्कुल पीके सहगल जी, एक ऐसी स्थिति बनी है पुतिन के लिए, रूस के लिए, कि जैसे सोच रहे होंगे कि चींटी की तरह मसल देंगे, वो अब सूंड में घुसकर जैसे हाथी को चींटी परेशान कर देता है, पुतिन उसी तरह से यूक्रेन के इस संघर्ष वाली परिस्थितियों में परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सेना फंसी हुई है, ना आगे बढ़ पा रही है, ना पीछे आ पा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है अब पुतिन कोई बड़ा कदम उठाएंगे? जो परमाणु युद्धक मिसाइलें हैं उन्हें तैयार करने के लिए जो कोशिशें चल रही है, क्या उनका प्रयोग भी किया जा सकता है? ऐसी कोई संभावना दिख रही है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पिछले 10 दिन में 3 बार ही कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम परमाणु बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो परमाणु वेपन है इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन ऑफ डिटरेंस जी। यूक्रेन तो रशिया फिनलैंड के ऊपर हमला कर ही नहीं सकता, ना ही कोई और देश उनके साथ कर रहा है, और ना ही अमेरिका या नेटो कर रहा है। और अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ करेंगे? क्या यूक्रेन के ऊपर करेंगे? यूक्रेन के ऊपर करते हैं तो 150,000 to 200,000 रशियन सोल्जर्स मारे जाए। क्या वो सेंट्रल यूरोप के ऊपर करेंगे या ईस्टर्न यूरोप के ऊपर करेंगे? क्या वो फ्रांस के ऊपर करेंगे, जर्मनी के ऊपर कहाँ करेंगे? न्यूक्लियर स्ट्राइक जी। क्या वो अमेरिका के ऊपर स्ट्राइक करेंगे? क्योंकि साफ तौर पर जानते हैं अगर उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो नेटो भी जो है उसमें 500 से ज्यादा, फ्रांस ने 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन और रशिया को 100 टाइम्स ओवर कर सकते हैं, और दोनों के पास में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है। इसका आप उनकी सरप्राइज अटैक को एब्जॉर्ब करने के बाद में आप इतनी दूसरे देश को कई गुना वाइप आउट कर सकते हो। और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के लिए तो कंप्लीट तबाही होगा, वाइप आउट हो जाएगा। यूरोप के लिए बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी और पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा मेगा ह्यूमन ट्रेजेडी होगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता अनलेस पुतिन गोज हेड वो इस माफी की कार्रवाई करेंगे, और अगर इस माफी का आदेश भी देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके जनरल्स रिफ्यूज कर दें उसको एक्सेप्ट करने के लिए जी। आपको याद होगा जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो न्यूक्लियर धमकी की बार बार धमकी देते थे चाइना को, और वहां के चीफ ऑफ जॉइंट चीफ अपने चाइना को कॉन्टेक्ट किया था कि अगर ट्रंप हुक्म भी देते हैं तो हम इस हुक्म का एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
जो जी। जनरल्स भी जानते हैं कि इसका हुक्म का तनकीद करने का मतलब क्या है। If all of them lose their sense at the same point of time, तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा तबाही हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। जी। पीके सहगल जी, भारत को छोड़कर कोई भी देश इस दिशा में पहल करता नहीं दिख रहा है कि ये संघर्ष रुके। ये जो लोगों की जान जा रही है, बारूद बरस रहे हैं अलग अलग शहरों पर, वो परिस्थितियां जल्द से जल्द सुधरे। भारत के सिवा कोई और ऐसा नहीं चाह रहा है, जबकि किसी को कोई फायदा सामने होता नजर नहीं आ रहा है। क्या आप कोई फायदा देख पा रहे हैं? चाहे नाटो की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, अमेरिका के लिए तो बड़ा बाजार है और नाटो देशों के लिए कि कहीं भी लड़ाई हो तो उनके हथियार ही बिकेंगे, लेकिन और कुछ फायदा दिख रहा है? इस लड़ाई से केवल एक देश का फायदा हो रहा है, और वो केवल और केवल फायदा जो है चाइना का है। रशिया जो एक बहुत पावरफुल देश है, वो चाइना की गोद में जाता जा रहा है, जिससे चाइना की जो स्थिति है इन इंडो पैसिफिक, खास करके साउथ पैसिफिक बड़ा मजबूत हो जाता है। उसके बावजूद भी चाइना की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई खतरनाक करने के लिए। उसको साफ तौर पे नजर आ गया कितनी बड़ी शक्ति रशिया, एक छोटी सी मिलिट्री ताकत को अगर नहीं उसके ऊपर हामी नहीं हो सका, तो ताइवान इज नॉट अ मिलिट्री पुश। यूक्रेन में कोई काबिलियत नहीं थी रशिया के ऊपर हमले करने के लिए। ताइवान में काबिलियत है कि बीजिंग और शंघाई, जहाँ सबसे ज्यादा चीन का प्रोग्रेस हुआ है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही भी चल सकता है। और यहाँ तो नेटो ने कहा और अमेरिका ने कहा हम बहुत में इंटरवीन नहीं करेंगे। ताइवान में अगर चाइना, इंडिया, रशिया साफ, अमेरिका साफ तौर पे कहता है हम हर प्रकार से ताइवान की मदद करेंगे जी। वहाँ क्वाड देश में कहते हैं मदद करेंगे। वी विल मेक श्योर दैट जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको हर प्रकार से फ्री रखा जाए, इंटरनेशनल एयर स्पेस को फ्री रखा जाए, इंटरनेशनल नेविगेशन को फ्री रखा जाए। तो अगर युद्ध करना पड़े चाइना के साथ तो भयंकर युद्ध हो सकता है जी। और भारत को अभी किस स्थिति में देख रहे हैं इन परिस्थितियों में? क्योंकि और भारत भी इन देशों से काफी जुड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक रूप की ही बात कर लें, काफ़ी चीज़ों का आयात होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था अपने हाल ही के कुछ संबोधनों में कि समस्या बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। तो भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत पर बहुत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। आप देखो, आपकी स्टॉक मार्केट, आपकी शेयर मार्केट्स, आपके रुपए की कीमत गिर गई है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि 2025 या 2026 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। वो जो हमारा सपना है 2030 तक पूरा होगा। फिर जो कोविड के बाद में जो रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, उसमें बड़ी रुकावट आ जाएगी। तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में भूखमरी हो जाएगी। रशिया और यूक्रेन दुनिया का फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर थे। फिर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में स्पेयर पार्ट्स की कमी हो जाएगी। हमारे 70% आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो स्पेयर्स आते हैं रशिया से आएंगे जी। क्योंकि पेमेंट का प्रॉब्लम है। हम किस करेंसी में उसको पे करेंगे? रूबल तो गिरता जा रहा है, खाक के बराबर हो रहा है। तो व्हाट विल बी दैट? और उनको दूसरा को खुद सब स्पेयर्स की आवश्यकता है। इससे हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे बड़ा फर्क आएगा। फिर हमारे को जो फॉर्चुनेटली हम रशिया से ओनली 3% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रशिया हमको डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल करने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान चाहते हुए भी कबूल नहीं कर पा रहा, तो उनको कैसे उनको पेमेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे? अगर उनके साथ ये कोई समझौता करते हैं तो हमारा क्वाड के ऊपर और अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर किस माफी का फर्क पड़ेगा? ऐसे में हिंदुस्तान बाकी दुनिया की तरह बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। और जैसे जैसे लड़ाई और बढ़ती, हमारे ऊपर नुकसान और बढ़ता जाएगा। तो नुकसान हमारा भी हो रहा है और शायद इसी वजह से भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि ये स्थितियां बेहतर हो। लेकिन रूस के लिए भी तो परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और उसकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है यूक्रेन के साथ, दूसरी ओर वैश्विक शक्तियां भी अब उस पर प्रतिबंध बढ़ाते जा रही है। विभिन्न तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं। तो जो यूक्रेन के साथ नहीं हुआ वो इनडायरेक्टली रूस के साथ होता दिख रहा है। भले ही वहां बारूद नहीं बरस रहे हो, लेकिन तमाम तरह की पाबंदियां हैं और लोगों की परेशानी बढ़ रही होगी। इसमें किसी प्रकार का शक नहीं। तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है यूक्रेन के अंदर हो रही है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया है, डिफेंस इंस्टॉलेशन बर्बाद की जा रही है, पावर इंस्टॉलेशन बर्बाद की जा रही है, वाटर वर्क्स बर्बाद की जा रही है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन बर्बाद की जा रही है।
लेकिन उतना ही बड़ा जो है नुकसान रशिया के अंदर भी होना शुरू हो गया है। वहां के लोग बड़े दुखी है। अगर आप देखो वहां इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिया पुतिन ने, उनको वेस्टर्न मीडिया से कुछ नहीं पता लग रहा लड़ाई क्या हो रहा है, वो जो पुतिन बताएंगे वही पता लगेगा। दूसरा, जो उनके जितने भी अरबपति हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने उन सारे अरबपतियों के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं, और वही रशिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सेदार थे। वो रशिया के पुतिन के खिलाफ हो गए, क्रेमलिन के खिलाफ हो गए। वहां लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क पड़ गया है। पिछले 15 दिनों 17 दिनों में रूबल जो है उसकी पहले लड़ाई से पहले 70 से 75 डॉलर का एक $75 रूबल $1 था, अभी वो 147 हो गया, यानी बहुत बड़े पैमाने में उसमें गिरावट आ गई है। फिर वहां पे जितने भी मॉल्स हैं उनमें दुकानें वगैरह सब खाली हो गए हैं, कुछ मिल नहीं रहा। फिर लोग अपने बैंक से आसानी से पैसा नहीं विड्रॉ कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं काम कर रहे। फिर उनके जितने भी आपसी कनेक्टिविटी थी इंटरनेट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वो सब कट ऑफ हो रहे हैं। ऐसे में जो आम आदमी है वो बड़ा दुखी हो रहा है, और फिर बड़े नारेबाजी हो रही है इस लड़ाई के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि किस लिए ये लड़ाई हो रही है, इससे फायदा क्या है। जितने भी पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, जो इस लड़ाई के विरोध में लिख रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर आप दोबारा लिखोगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है या प्रिंट मीडियम है उसको बंद कर दिया जाएगा। उनको बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि रशिया में भी हालात काफी खराब होते जा रहे हैं, और जिस माफिक सैंक्शन बढ़ लगती जा रही है, रशिया का इकोनॉमिक इम्प्लोजन चाइना की मदद के बाद भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीके सहगल जी, आपने हमें समय दिया, मौजूदा परिस्थितियों पर अपने विचार रखे।